पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ने की अनुशंसा की। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत अब मिलेंगे 10 लाख रुपए की सहायता। असाध्य रोगों की सूची में भी किया गया विस्तार। राजनीतिक हलचल के बीच कैबिनेट की बैठक आज। राष्ट्रीय पोषण माह का आगाज 30 सितंबर तक कुपोषण के खिलाफ चलेगा अभियान। महिलाओं की सेहत और बच्चों की शिक्षा पर रहेगा जोर। और जामताड़ा जिले के करमाटार थाना क्षेत्र से 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 12 मोबाइल सेट, विभिन्न कंपनियों के 16 सिम कार्ड और एक पासबुक बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं सरोज झा और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से कर्नाटक और केरल के 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे शाम में कोच्चि पहुंचेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। श्री मोदी स्वदेश में निर्मित देश के पहले विमान वाहक पोत INS विक्रांत को कल देश सेवा में समर्पित करेंगे। यहाँ वे आदि शंकराचार्य के जन्म स्थान कलाड़ी में श्री आदि शंकर जन्मभूमि क्षेत्र जाएंगे। इसके बाद वे आज कोची मेट्रो और भारतीय रेल की 4500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की कई परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और कई राष्ट्र को समर्पित भी करेंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कोची मेट्रो रेल परियोजना के पेट्टा से SN जंक्शन के बीच पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। कोची मेट्रो रेल परियोजना देश में सबसे अधिक टिकाऊ मेट्रो परियोजना होगी, जिसमें लगभग 55% ऊर्जा की जरूरत सौर ऊर्जा से पूरी की जा रही है। प्रधानमंत्री कोची मेट्रो रेल परियोजना के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से इंफो पार्क के बीच 11 किलोमीटर से अधिक लंबे दूसरे चरण की आधारशिला रखेंगे। और इसके साथ ही कुरुमपंथरा कोट्टायाम चिंगवरम रेलखंड के नए बने दोहरे रेल मार्ग को राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। इस रेलखंड के दोहरीकरण में 750 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आई है। इसके साथ ही तिरुवनंतपुरम और मैंगलोरू के बीच पूरे रेलखंड का दोहरीकरण किया जा चुका है। इससे रेलगाड़ियां तेजी और सुगमता से चल पाएंगी। प्रधानमंत्री केरल के 3 रेलवे स्टेशन एर्नाकुलम जंक्शन, एर्नाकुलम शहर और कोल्लम के पुनर्विकास कार्यों की आधारशिला भी रखेंगे। ये रेलवे स्टेशन अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस होंगे। इन सुविधाओं की अगर बात की जाए तो उसमें स्काई वॉक, सौर पैनल, मल जल निस्तारण संयंत्र, ऊर्जा की बचत करने वाली लाइट्स, वर्षा जल संरक्षण, आंतरिक परिवहन व्यवस्था शामिल है। और इस कार्यक्रम में केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री P विजयन भी शामिल होंगे। इसके बाद वे प्रधानमंत्री के साथ भाजपा की जो राज्य इकाई की कोर कमेटी की बैठक है उसमें भी शामिल होंगे। दुमका युवती हत्याकांड मामले की जांच तेज हो गई है। पुलिस दोनों आरोपियों को 72 घंटे की रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ कर रही है। इधर बाल कल्याण समिति के दुमका के बेंच ऑफ मजिस्ट्रेट ने हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक को इस केस में पॉक्सो एक्ट की धाराएं जोड़ने की अनुशंसा की है। गौरतलब है कि इस मामले में कार्यपालक दंडाधिकारी ने युवती के 19 वर्ष की होने का उल्लेख करते हुए बयान दर्ज किया था। बाद में समिति को पता चला कि वारदात वाले दिन उसकी उम्र 15 वर्ष 9 महीने थी। इधर दुमका की बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए जगह जगह पर प्रदर्शन का दौर जारी है। साहिबगंज में राजमहल विधायक अनंत ओझा के नेतृत्व में भाजपा द्वारा जन आक्रोश मार्च का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री ओझा ने राज्य सरकार को महिलाओं को सुरक्षा देने में विफल बताया तथा सरकार की कार्यशैली पर तीखा हमला बोला। इधर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने भी इस पूरे प्रकरण पर राज्य सरकार की आलोचना की है। यहाँ है, बाहर है, राज्य के बाहर हमारा फर्ज है कि हम उनके परिजनों से मिलें और जो अपराधी है वो कैसे उनको फांसी की सज़ा हो, किस तरह का आज उनके परिवार में माहौल है, उस मोहल्ले का क्या माहौल है, दुमका का क्या माहौल है, इसको भी देखना था। इस कारण से हम
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गंभीर बीमारी सहायता राशि को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने से संबंधित प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी है। इसके अलावा उन्होंने असाध्य रोगों की सूची में विस्तार संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है। श्री सोरेन ने हजारीबाग शहरवासियों को वर्षों की समस्या से निजात दिलाने की पहल की है, जिसके तहत अब खाता के जमीन की रसीद शहरवासियों को निर्गत होने लगेगी। मुख्यमंत्री ने इसके अलावा गढ़वा जिला अंतर्गत रंका अनुमंडल मुख्यालय में डिग्री कॉलेज की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी सहायता अनुदान राशि में बढ़ोतरी के मसौदे को स्वीकृति किए जाने पर हर्ष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि अब जरूरतमंदों को पैसे के अभाव के कारण इलाज से वंचित नहीं होना पड़ेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज रांची में राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। इधर राज्य में मुख्यमंत्री के ऑफिस और प्रॉफिट मामले को लेकर अभी भी संकट बरकरार है और मंत्रियों तथा विधायकों के रायपुर से आने और जाने का सिलसिला जारी है। कल शाम रायपुर से कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री रांची लौटे, जबकि यूपीए के 2 और विधायक रायपुर के लिए रवाना हुए। देश भर में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 7,946 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि में 9,828 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 62,748 मामले सक्रिय हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी दर 98.67% हो गई है। दैनिक पॉजिटिविटी दर 2.98% है, वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर 2.57% दर्ज की गई है। इसके अलावा पिछले 24 घंटों में देश भर में 2,66,66,000 से अधिक टेस्ट किए गए हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना से जंग जारी है और पिछले 24 घंटे के दौरान अनेक कोरोना वीरों ने इस महामारी को शिकस्त दी है। रांची में इस अवधि में 9 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जबकि 10 मरीजों ने कोरोना को हराया। जिले में अब कोरोना के 37 एक्टिव केस शेष है। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में देश में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक कुल 2 अरब 12 करोड़ 54 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 212.52 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में 12 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। वहीं 12 से 14 साल के 4 करोड़ से ज्यादा युवाओं को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लग चुकी है। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। झारखंड समेत देश भर में कोरोना को मात देने में कोरोना निरोधी टीका बेहद कारगर सिद्ध हुआ है। आजादी के अमृत काल के मद्देनजर देश भर में पात्र लोगों को एहतियाती डोज देने का काम युद्ध स्तर पर जारी है, जिसमें और तेजी लाने का प्रयास किया जा रहा है। देश में कोरोना की एहतियाती खुराक लगवाने की रफ्तार को और बढ़ाने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कोविड वैक्सीन महोत्सव का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत कोविड वैक्सीन महोत्सव के दौरान बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, स्कूल, कॉलेज, धार्मिक यात्रा और कार्यस्थल पर टीकाकरण का विशेष अभियान चलाया जा रहा है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग प्रिकॉशन डोज आसानी से लगवा सकें। अभी तक देश में 20% लोगों ने कोरोना की प्रिकॉशन डोज ली है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक बुजुर्ग या फिर जिनको दूसरी गंभीर बीमारी है, साथ ही युवाओं को भी प्रिकॉशन डोज लेने के प्रति जागरूक होना होगा, तभी कोरोना संक्रमण को मात दी जा सकती है और बीमारी की गंभीरता से बचा जा सकेगा। Almost everybody who has received 2 doses, it is more than 6 months. So precaution dose is important from that, because that will be still our most credible weapon against any new virus. वहीं दैनिक संक्रमण दर 2.05% है और कोरोना की साप्ताहिक संक्रमण दर 2.55% है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 18 से 59 आयु वर्ग में सिर्फ 12% और 60 से अधिक आयु वर्ग में महज 35% लोगों ने एहतियाती खुराक ली है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत केंद्र सरकार ने पूरे देश में कोरोना रोधी टीके की एहतियाती खुराक मुफ्त में लगाने का ऐलान कर रखा है और एहतियाती खुराक नजदीकी कोविड टीकाकरण केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अभी हर दिन
औसतन 25 लाख प्रिकॉशन डोज लग रही हैं। आजादी के अमृत महोत्सव में शुरू किए गए विशेष अभियान के तहत भी बीते 46 दिन में महज 10 करोड़ डोज लगी हैं। 18 साल से अधिक आयु वर्ग में अभी तक 15 करोड़ 66 लाख प्रिकॉशन डोज लगी हैं। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। नई दिल्ली में सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारतीय वैक्सीन का आज शुभारंभ हुआ। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ ये स्वदेश निर्मित टीका है, जिसे सीरम इंस्टीट्यूट और बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने मिलकर लॉन्च किया है। वैक्सीन के शुभारंभ के मौके पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह समेत अनेक गणमान्य लोग मौजूद थे। पैपिलोमा वायरस वैक्सीन लॉन्च की जाएगी। महिलाओं को होने वाला दूसरा सबसे आम ये कैंसर है। पहले नंबर पर ब्रेस्ट कैंसर है। इस टीके के आ जाने से सर्विकल कैंसर की बीमारी से बचाव में आसानी होगी। इस साल देश में सर्विकल कैंसर के 1.23 लाख मामले आते हैं, वहीं 67,000 के करीब मौतें हो जाती हैं, लेकिन इस वैक्सीन से बचाव हो सकता है। इस वैक्सीन से HPV के खिलाफ एंटीबॉडीज बनेगी। ये सस्ती वैक्सीन होगी। इस वैक्सीन को 9 से 14 साल की बच्चियों को दिया जाएगा। ये वैक्सीन बहुत कारगर है और सर्विकल कैंसर से बचाती है। अगर ये बच्चियों को दी जाती है तो इन्फेक्शन से 30 साल बाद तक बचाव होगा और कैंसर नहीं होगा। झारखंड समेत देश भर में आज से राष्ट्रीय पोषण माह का आगाज हुआ, जो आगामी 30 सितंबर तक चलेगा। स्वास्थ्य, बच्चों और शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हुए ग्राम पंचायतों को सक्रिय करते हुए पोषण पंचायतों का आयोजन करना और सशक्त नारी, साक्षर बच्चा, स्वस्थ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करना उद्देश्य है। राष्ट्रीय पोषण माह के आयोजन का मुख्य मकसद सभी ग्रामीणों के बीच पोषण के महत्व और आवश्यकता को अंकित करते हुए आम लोगों को पारंपरिक खान-पान के माध्यम से कुपोषण के दुष्प्रभाव से मुक्त करना है। राष्ट्रीय पोषण महीने का लक्ष्य अच्छे स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करते हुए सुपोषित भारत के विजन को पूरा करने के लिए जन आंदोलन को जन भागीदारी में बदलने का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले मन की बात कार्यक्रम में लोगों से कुपोषण के खिलाफ अभियान में शामिल होने का आह्वान किया था। पोषण की चुनौतियों से निपटने में सामाजिक जागरूकता से जुड़े प्रयास महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप आने वाले पोषण माह में कुपोषण या मालन्यूट्रिशन को दूर करने के प्रयासों में हिस्सा जरूर लें। हाल के वर्षों में कुपोषण के खिलाफ जंग में आशातीत सफलता मिली है और सभी लोग इस बात को मानने लगे हैं कि सही पोषण से ही देश रोशन हो सकता है। पोषण हर आयु के लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जीवन की कुछ नाजुक अवस्थाओं में सही पोषण मिलना अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। पोषण के विषय में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से हर वर्ष सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय पोषण माह का मुख्य उद्देश्य भारत को कुपोषण मुक्त बनाना है। उसके अंतर्गत हमारी किशोर बालिका स्कूल की अवस्था में होती है, वहीं से उनको एजुकेट किया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है उचित पोषण के बारे में, जिससे उनके अंदर खून की कमी को दूर किया जा सके और वो एक स्वस्थ बालक को आगे चल के जन्म दे सके। और जब बच्चे को स्तनपान कराती हैं तो उस समय भी हमें कुछ सावधानियां रखनी है, जागरूकता फैलानी है कि 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि जब बच्चा 6 महीने का या उससे बड़ा हो जाता है तो साथ में ठोस आहार की भी आवश्यकता होती है, और संपूर्ण आहार हम देते हैं तो बच्चे का जो शारीरिक और मानसिक विकास है वो भी बहुत अच्छा होता है। इन सारी सावधानियों को अगर हम बरतें तो हम अपने देश को, अपने समाज को कुपोषण मुक्त बनाने में एक बहुत बड़ा योगदान देने में सक्षम होंगे। विशेष तौर पर नवजात शिशु और छोटे बच्चों को सही पोषण मिलना जरूरी है। साथ ही गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के पोषण का ध्यान रखना भी जरूरी है। हम सभी को इस महीने में राष्ट्रीय पोषण माह में हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हम संतुलित आहार खाएं और ये सारे
जो इसके अंदर एडिकेट अमाउंट प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और लवण तत्व सब एडिकेट होने चाहिए ताकि हमें कोई बीमारियां या डेफिशिएंसी डिजीजेस ना हो। गर्भावस्था में सही पोषण शिशु की बेहतर सेहत को सुनिश्चित करता है। सही पोषण मिलना शिशुओं और बच्चों को कई बीमारियों से बचाता है। इसलिए महिलाओं और बच्चों के पोषण को लेकर जागरूक बने और उनके पोषण का विशेष ध्यान रखें। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के दौरे के क्रम में मोदी एट 20 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का पिछले 20 वर्षों का कामकाज हर जनसेवक के लिए प्रेरक और पथ प्रदर्शक है। पूरे विश्व में पहचान दिलाने वाला उनके अंदर कोई तपस्वी दिखाई देता है। युवाओं को स्टार्टअप के लिए रास्ता बताने वाला एक मार्गदर्शक दिखाई देता है। गरीब के घर के अंदर गैस, बिजली, पानी, शौचालय, स्वास्थ्य सुविधाएं, अनाज देने वाला गरीबों को एक अपना बेटा, एक अपना अभिभावक नजर आता है। केंद्रीय टीबी डिवीजन के पदाधिकारियों ने गुमला के 3 दिवसीय दौरे के क्रम में जमीनी हकीकत का जायजा लिया। इस दौरान टीम ने क्षेत्र भ्रमण के क्रम में लोगों से चर्चा की। टीम ने कहा कि टीबी चैंपियन की संकल्पना गुमला जिले में बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में और सुधार की जरूरत है। जामताड़ा जिले के करमाटांड़ थाना क्षेत्र से पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इन अपराधियों के पास से 12 मोबाइल सेट तथा 16 सिम कार्ड और 1 पासबुक बरामद किया गया है। की गई जिसमें इंस्पेक्टर अजय पंजीकार, विश्वनाथ सिंह और अन्य पुलिसकर्मी थे। 4 साइबर अपराधी पकड़े गए हैं। उसमें एक सुजीत कुमार है, आनंद मंडल, मुकेश कुमार और रितेश कुमार। इनके विरुद्ध जो है साइबर अपराध थाना में कांड दर्ज किए गए हैं और आगे की कार्रवाई की जा रही है। इनके पास से जो है 4 मोबाइल जो है 12 मोबाइल, 16 सिम और 1 पासबुक जो है। रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले 24 घंटे के दौरान कहीं कहीं पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने बताया है कि ये हालात आगामी 6 सितंबर तक बने रह सकते हैं। कल और परसों कुछ इलाकों में गर्जन और वज्रपात के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। इसके लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और अब कुछ खबर जी के विभिन्न जिलों से। पाकुड़ के उपायुक्त वरुण रंजन ने एक समीक्षात्मक बैठक के दौरान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में किसानों के लैंड रिकॉर्ड को अद्यतन करने और ई-केवाईसी कार्य में लापरवाही बरतने को लेकर जिले के पाकुड़, पाकुड़िया, महेशपुर, लिट्टीपाड़ा तथा अमड़ापाड़ा के अंचलाधिकारियों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने अपर समाहर्ता से भी इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा। देवघर एम्स के निदेशक डॉक्टर सौरभ वार्ष्णेय और प्रोफेसर एनके अरोड़ा ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने श्री मुंडा को देवघर एम्स की सुविधाओं और भविष्य की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। रांची रिम्स की न्यूरो सर्जरी की टीम ने बुलेट इंजरी का फिर सफल ऑपरेशन किया। मोरहाबादी के रहने वाले प्रीतम सिंह के स्पाइनल कॉर्ड और छाती के रिब्स के पास फंसी गोली को सफलतापूर्वक ऑपरेशन से निकाला गया। सरायकेला जिले में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के कुल 183 सैंपल टेस्ट हुए, लेकिन कोई संक्रमित नहीं मिला। जिला में अब कोरोना का सिर्फ एक सक्रिय मामला शेष है।
कृषि एवं पशुपालन निदेशालय की टीम ने पलामू में वर्षा कम होने के कारण उत्पन्न स्थिति का आकलन किया। इस दौरान कृषि एवं बागवानी निदेशक निशा उरांव ने चैनपुर प्रखंड और मेदिनीनगर सदर प्रखंड के चियांकी क्षेत्र का भ्रमण किया। उन्होंने कहा कि पलामू में बहुत कम बारिश हुई है, वहीं फसलों का आच्छादन भी अच्छा नहीं है, जिससे संबंधित रिपोर्ट वे सरकार को सौंपेंगी। जमशेदपुर में सामुदायिक पुलिसिंग के तहत गालूडी थाना अंतर्गत हालू दबनी में वरीय पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में एक कार्यक्रम का आयोजन कर बच्चों के बीच पठन पाठन एवं ग्रामीणों के लिए आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया। रांची के सांसद संजय सेठ ने इस्पात मंत्रालय के हिंदी सलाहकार समिति की बैठक के दौरान बनारस में बाबा काशी विश्वनाथ और काल भैरव के दर्शन किए। आजसू अध्यक्ष सुदेश महतो ने श्री गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर मूरी सिल्ली क्षेत्र के पूजा पंडाल जाकर मंगल मूर्ति भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना की तथा देश तथा राज्य के विकास की मंगल कामना की। देवघर यातायात पुलिस द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें 98 गाड़ियों का 83,000 रुपए का अलग अलग फाइन काटा गया। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन कर परिचालन कर रहे वाहन चालकों को बिना हेलमेट, बिना पेपर गाड़ी न चलाने तथा यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी गई। चतरा सांसद सुनील सिंह ने कोल स्टील और माइंस पर संसदीय स्थायी समिति के अध्ययन प्रवास के क्रम में उदयपुर का दौरा किया। रांची के हटिया स्थित सेरसा एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में महिला हॉकी टीम की एक प्रदर्शनी मैच सेरसा रांची और एकलव्य हॉकी सेंटर रांची के बीच खेला गया, जिसमें एकलव्य हॉकी सेंटर विजेता बनी। मैच के उपरांत मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता द्वारा विजेता टीम को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए मेजर ध्यानचंद ट्रॉफी प्रदान की गई। तेल कंपनियों ने बड़ी राहत देते हुए व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में 91 रुपये 50 पैसे की कटौती की है। घरेलू गैस सिलेंडरों की कीमत में कोई बदलाव नहीं है। इस कटौती के बाद दिल्ली में 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर अब 1885 रुपये में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत तो 1976 रुपये 50 पैसे थी। कोलकाता में ये सिलेंडर अब 1995 रुपये 50 पैसे में मिलेगा, जबकि पहले इसकी कीमत 2095 रुपये 50 पैसे थी। इस तरह देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत घटकर अब 1844 रुपये और चेन्नई में 2045 रुपये रह गई। उल्लेखनीय है कि कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत में लगातार चौथे महीने कटौती की गई है। इस बीच साहिबगंज जिले में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार वृद्धि होने के कारण सदर प्रखंड के दियारा क्षेत्र के गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। जिले के उपायुक्त रामनिवास यादव ने पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किस्पुट्टा के साथ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने राहत और बचाव कार्य पर जोर दिया। एनडीएमए और सीडॉट ने नई दिल्ली में समेकित चेतावनी सीएपी तंत्र पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। तमाम राज्यों के पेशेवर हिस्सा ले रहे हैं। इस अवसर पर एनडीएमए के सदस्य सचिव कमल किशोर ने कहा कि सीएपी के माध्यम से स्थानीय स्तर पर होने वाली आपदाओं का समय से पूर्व पता चल सकेगा, साथ ही स्थानीय नागरिकों तक सूचनाओं को पहुंचाया जा सकेगा। Not all disasters are like cyclones that give you 5 days lead time. Not all disasters are like floods that affect a large swath of land. There are so many events happening that are highly localized and that give you very short lead time. And our warning dissemination has to be location specific and very specific to disaster happening in that location. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश के बावजूद झारखंड के नदी घाटों से बारिश में भी बालू माफियाओं के द्वारा लगातार बालू उत्खनन जारी है। खूंटी के तोरपा थाना क्षेत्र के उकड़ीमाड़ी पंचायत के कृषि और
खूंटी के तोरपा थाना क्षेत्र के उकड़ीमाड़ी पंचायत के गिडम क्षेत्र में कारो नदी घाट से बालू का उत्खनन कर माफियाओं ने बालू का डंपिंग यार्ड भी बना रखा है। बालू के अवैध उत्खनन कारो नदी घाट से इस तरह किया गया है कि 6 करोड़ की लागत से बनी पुल का स्तंभ जर्जर होकर क्षतिग्रस्त हो चुका है। पुल के टूटने से आसपास के लगभग 25 से 30 गांवों की आवाजाही प्रभावित हो गई है। तोरपा और कर्रा को जोड़ने वाले वो मुख्य मार्ग था, जिससे लगभग अभी दर्जनों गांव जो है उस आवागमन से बाधित हो गया। वो सड़क मार्ग से अभी संपर्क कट गया है, जिसके चलते लोग एक जगह उस रास्ते से आना जाना नहीं कर पा रहे हैं। स्थानीय लोगों के अनुसार लगातार बालू ढुलाई करने वाले वाहनों के आने जाने से सड़क भी पूरी तरह से गड्ढे में तब्दील हो गई है। यहां तक कि पैदल जाने वाले ग्रामीणों को भी काफी परेशानी होने लगी है। दोपहिया वाहन भी किसी तरह कीचड़नुमा सड़क से आना जाना करते हैं। आने जाने के लिए एक पुल पड़ता है, जैसे हम लोग तोरपा आते हैं, तोरपा से घर जाने के समय शाम हो जाता है। इधर खूंटी जिला प्रशासन ने अब तक 50 हाइवा और 3 लाख CFT बालू जब्त किया है और 70 से अधिक नामजद प्राथमिकी भी दर्ज की है। अवैध माइनिंग को लेकर जो भी केसेस हो रहे हैं उसमें लगातार वेरिफिकेशन होता है। खासकर गिरफ्तारी में दिक्कत कई बार होती है इन चीज़ों को लेकर। फिर बाहर का कोई ट्रक है और ट्रक मालिक है या तो फिर बाहर का कोई वाहन है और उसका सत्यापन में थोड़ा समय लग जाता है कभी। बहरहाल लगातार धर पकड़ होने के बावजूद इलाके के बालू माफिया बालू की चोरी, छुपे तस्करी, बालू की तस्करी करने से बाज नहीं आ रहे हैं, जो चिंता का विषय है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। कृषि और किसानों के कल्याण के लिए सरकार द्वारा जारी योजनाओं का झारखंड में भी भरपूर असर दिख रहा है। इन योजनाओं की मदद से रांची के किसान बिरसा महतो मिर्च की खेती से लाखों कमा रहे हैं। हरी मिर्च के बिना हर सब्जी बेस्वाद लगती है। जानकर इसे स्वास्थ्य के लिए अच्छा बताते ही हैं, यह किसानों के आर्थिक सेहत के लिए भी काफी फायदेमंद है। रांची के किसान बिरसा महतो अपनी 2.5 एकड़ जमीन में हरी मिर्च की खेती करते हैं, जिससे उन्हें लाखों का मुनाफा होता है। ऐसा है कि आजकल वैज्ञानिक ढंग से करते हैं, ड्रिप लगा करके। ड्रिप माध्यम से जैसे हर कोई भी फसल डालते हैं तो अच्छा उपज होता है, यानी उपज अच्छा होता है, पैसा भी अच्छा बनता है। बिरसा बताते हैं कि मिर्च की फसल से उन्हें डबल मुनाफा होता है। कहते हैं कि मिर्च की यह किस्म लगातार 6 महीने तक फल देती है। एक एक पौधे में करीब 3 किलो फल लगते हैं। यही नहीं, इस किस्म की बाजार में जबरदस्त डिमांड है। फल बहुत सुंदर, इसका तीखा भी बहुत अच्छा, मोटा लंबा चौड़ा, और मार्केट ले जाइए या बाजार ले जाइए, हर आदमी चाहता है कि हमको यही चाहिए। सरकारी योजनाओं की मदद से मिले उपकरणों ने तो बिरसा की जिंदगी ही बदल दी। अब आधुनिक तरीके से उनकी आमदनी कई गुना बढ़ गई है। पूंजी की व्यवस्था या फिर बीज खाद की जरूरत, इनकी सहायता के लिए JSLPS की आजीविका कृषक मित्र हमेशा मौजूद रहती हैं। मेरा यहाँ रजिस्ट्रेशन किसान है 118 किसान के साथ हम अपने गांव। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। दुमका युवती हत्या मामले में दोनों आरोपी 72 घंटे की पुलिस रिमांड पर। बाल कल्याण समिति ने आरोपियों पर पॉक्सो एक्ट की धारा जोड़ने की अनुशंसा की। मुख्यमंत्री गंभीर बीमारी योजना के तहत अब मिलेंगे 10 लाख रुपए की सहायता। असाध्य रोगों की सूची में भी किया गया विस्तार। राजनीतिक हलचल के बीच कैबिनेट की बैठक आज। राष्ट्रीय पोषण माह का आगाज 30 सितंबर तक कुपोषण के खिलाफ चलेगा अभियान। महिलाओं की सेहत और बच्चों की शिक्षा पर रहेगा जोर। और जामताड़ा जिले के कर्माटांड़ थाना क्षेत्र से 4 साइबर अपराधी गिरफ्तार। 12 मोबाइल सेट, विभिन्न कंपनियों के 16 सिम कार्ड और एक पासबुक बरामद।